नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर पूनम जोशी, सह आचार्य संगीत वाद्य। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जो आपका विषय लिया था वो था संगीत में सौंदर्य के सामान्य सिद्धांतों का अनुप्रयोग। राग संगीत में सौंदर्य आदर्श। उसके अंतर्गत हमने ये चर्चा की थी कि सौंदर्य क्या है, संगीत क्या है, और सौंदर्य को विभिन्न विद्वानों ने किस किस तरीके से परिभाषित किया है। आज हम उसके आगे की चर्चा करेंगे। सौंदर्य की दृष्टि से कला के लिए जो आवश्यक तत्वों के अंतर्गत हम देखते हैं कि कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, जिसमें है सापेक्षता, रस, ध्वनि, सम्मात्र, संगति, संतुलन, विरोधाभास, अलंकार, रीति, विविधता, सुव्यवस्थिता, एकरूपता, औचित्य, जटिलता, प्रमाणबद्धता, संयम, व्यंजना, स्पष्टता, स्निग्धता, समतलता एवं कोमलता। अब ये हमें आवश्यक तत्व जो है सौंदर्य की दृष्टि से कला में हम देखते हैं कि होने चाहिए। अब सापेक्षता का प्रश्न है जहाँ तक कि संगीत में किसी रचना के स्वर एक दूसरे से नियमानुसार अगर क्रमबद्ध ना हो तो एक सुंदर संगीत की कल्पना नहीं की जा सकती है। राग गायन के समय उसके स्वर, वादी, संवादी, अल्पत्व, इन सभी का बहुत महत्व होता है। यदि रागों के नियम पालन कर गायन वादन हो तो निसंदेह सौंदर्य वृद्धि होती है। इसी तरह से हम यही जो है देखते हैं वो ये सापेक्षता है। सममात्रा, यह सौंदर्य का एक प्रमुख सिद्धांत है। कलाकृतियों में एक निश्चित व्यवस्था का होना आवश्यक है। सममात्रा का अर्थ है कलाकृति के अंगों में पारस्परिक सामंजस्य। अब जिस प्रकार हम देखते हैं कि सुंदर शरीर का आवश्यक गुण उसका सुडौल होना है, उसी प्रकार संगीत में न्यास, अपन्यास, वादी, संवादी, पूर्वांग, उत्तरांग, राग का चलन, रागों के स्वरों में एक सामंजस्य का होना भी जो है अत्यावश्यक है। विभिन्न मात्राओं के विशिष्ट क्रम की आवृत्ति बार बार करना सममात्रा तत्व का ही एक उदाहरण है। इसी तरह से अगला है संगति। हम देखते हैं कि किसी चित्र में जब रेखा, रंग, आकृति का परस्पर हम देखते हैं कि एक ऐसा संयोजन होना चाहिए कि वो सब चीज़ आपस में इतनी घुल मिल जाए कि उसमें कहीं उनको अलग करना जो है वो असंभव हो। अब संगति जो है वो संगीत में भी इसका उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है कि स्वरों का विन्यास इसमें ऐसा हो कि स्वर अपने पूरे समूह की प्रभाव की वृद्धि करे, और यह प्रभाव स्वर संगीति से ही आता है। विवादी स्वरों का प्रयोग भी सौंदर्य बढ़ाता है, और हम देखते हैं कि जब इष्ट स्वरों में मिला हुआ तानपुरा, तबला, वायलिन, सितार आदि वाद्य जो है वो निश्चित रूप से सौंदर्य वृद्धि में जो है सहायक होते हैं। इसी प्रकार सौंदर्य का एक अलग एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, या किसी कला का महत्वपूर्ण सिद्धांत है संतुलन, जो विरोधी तत्वों में भी संतुलन बनाए रखता है। और एक तरह से ये एक एस्थेटिक यूनिट है जो विरोधी तत्वों में भी संतुलन रखकर एक रूपता प्रदान करती है, और इन्हीं से मिलकर एक सुंदर अनुपातिक कलाकृति जो है या एक सुंदर रचना जो है वो बन पाती है। इस तरह हम देखते हैं कि संगीत में संतुलन की दृष्टि से किसी गीत में स्थायी, अंतरा, पूर्वांग, उत्तरांग, वादी, संवादी, मंद्र, मध्य, तार, सप्तक, ये ऐसे तत्व हैं जो संगीत में सौंदर्य की वृद्धि करते हैं। इसके अतिरिक्त विरोधाभास, रात दिन, काला सफ़ेद, इस रंग का आपसी महत्व होने से ही समझा जा सकता है, क्योंकि रात होगा तो दिन का महत्व है, काला है तो सफ़ेद का महत्व है। ऐसी विरोधाभास में भी हम देखते हैं कि एक सौंदर्य है। विविधता, विचित्रता से भी कला में सौंदर्य वृद्धि होती है। यह अनुभूति विरोधी तत्वों के आधार पर ही होती है। अब हम जैसे देखते हैं कि संगीत में विवादी स्वर का प्रयोग, आविर्भाव, तिरोभाव, कठिन कार्यों के प्रयोग से संगीत का जो है कला का सौंदर्य जो है वो बढ़ता है, और यही विरोधाभास है। इसी तरह विविधता में सौंदर्य तत्व है जो सर्वविदित है। संगीत में विविधता सौंदर्य का प्रमुख लक्षण है। गायन वादन करते समय स्वरों में अचानक परिवर्तन, आविर्भाव, तिरोभाव, अल्पत्व, बहुत ऐसी क्रियाएं हैं जिससे सौंदर्य तत्व का अनुभव किया जा सकता है।
संगीत में हम देखते हैं कि सौंदर्य तत्व को इस तरह से ये विविधता का आता है। एक तो लयात्मक विविधता हमें नज़र आती है, दूसरी आवाज़ की जो है विविधता, ये हमें रूप जो है देखने को मिलता है। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि संगीत में यदि सौंदर्य नहीं है तो वह संगीत नहीं है, और यदि संगीत कला को सौंदर्यशाली बनाना है तो सौंदर्य शास्त्र के उपरोक्त वर्णित जो ये मूलभूत तत्व हैं इन पर ध्यान देना आवश्यक है। और इनका हम जानते हैं कि मतलब किसी भी कला के सौंदर्य के लिए उसमें आवश्यक है कि सौंदर्य के ये उपरोक्त गुण जो है उसमें विद्यमान हो। अब हम अगले चर्चा करेंगे कि एस्थेटिक आइडियल्स इन म्यूज़िक, कि राग संगीत में सौंदर्य आदर्श क्या है। अब हम देखते हैं कि संगीत में नाद की बहुत महत्ता है। संगीत के संदर्भ में जन सौंदर्य जो है वो शब्द की चर्चा की जाए तो हम एक सहज ही जो शब्द स्मरण होता है वो है सत्यम शुभम सुंदरम और सच्चिदानंद। अब ये आनंद जो है इसका माध्यम जो है वो नाद है, और नाद के हम देखते हैं कि 3 रूप महत्वपूर्ण हैं। एक वैज्ञानिक तत्व है उसमें, दूसरा मनोवैज्ञानिक तत्व और तीसरा सौंदर्य मूलक तत्व। वैज्ञानिक तत्वों ने नियमों का निर्माण किया, उन्हें ही सत कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक तत्वों का संबंध मानव क्रिया से है जिसे शिव या मंगल से जाना जा सकता है, एवं सौंदर्य मूलक तत्व का संबंध आनंद अर्थात सुंदरम से है। नाद का वैज्ञानिक व मनोवैज्ञानिक रूप तो दैनिक जीवन के सभी नाद प्रयोगों से हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। स्पीच एंड लैंग्वेज जो है इस पर ही आधारित है। अब जहाँ तक सौंदर्य का प्रश्न है, संगीत में नाद का अस्तित्व ही इसके लिए प्रमुख विशेषता रखता है। संगीत का माध्यम ही नाद है, इसलिए सौंदर्य व संगीत अविभाज्य है। अब हम देखते हैं कि अनेकानेक विचारकों ने समय समय पर इस तत्व की व्याख्या अपने अपने ढंग से की है। एक वर्ग जो है वो उसमें जैसे कांट आते हैं, उनके मतानुसार सौंदर्य निरपेक्ष तथा सापेक्ष है, तो दूसरे वर्ग के विचारकों के अनुसार सौंदर्य वस्तु का गुण है। इसी तरह से हम देखते हैं कि तीसरा वर्ग जो है उन विचारकों का है जो सौंदर्य को भाव की अभिव्यक्ति मानते हैं और सौंदर्य को एक रागात्मक अनुभूति के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए इस विचारकों का जो है वो मनोविज्ञान से अधिक निकट का संबंध है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि सौंदर्य जो है वो व्यक्तिनिष्ठ भी है और वस्तुनिष्ठ भी है। अब राग प्रस्तुतिकरण में हम देखते हैं एक चीज़, हम ये भी देखते हैं कि संगीत का संबंध जो है वो रंजकता, आकृष्टता, स्निग्धता आदि के साथ बहुत गहरा है। ये तत्व मिलकर ही सौंदर्य को सार्थक करते हैं। रंजकता राग का गुण भी है और मन को रंजन करने वाला राग भी है। इसीलिए ये स्पष्ट हो जाता है कि सारंगदेव और मतंग ने सौंदर्य को गुण व अनुभूति दोनों ही माना है। राग जो हमारी भारतीय संगीत की एक प्रमुख विशेषता है, इसमें सभी सौंदर्य धारणाएं जो हैं वो समाहित है। राग प्रस्तुतिकरण के समय गायक या वादक के मन में राग का सूक्ष्म सौंदर्य रूप अमूर्त रूप से हम देखते हैं विद्यमान रहता है। धीरे धीरे यह रूप स्थूल रूप लेने को आतुर होता है। जब गायक या वादक के आंतरिक राग सौंदर्य का सामंजस्य राग के स्थूल रूप से होता है, तब राग प्रस्तुतिकरण की मतलब एक सुंदर राग प्रस्तुतिकरण की अवधारणा होती है। उसी सामंजस्य में राग सौंदर्य की सृष्टि व अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो सौंदर्य जो है वो एक साथ नहीं बल्कि एक एक करके सौंदर्य के स्थूल रूप क्रम से उभरते आते हैं और प्रत्येक स्थूल रूप का गायक वादक के आंतरिक सूक्ष्म रूप से संबंध बना रहता है। इस प्रकार प्रस्तुतिकरण किसी भी अवस्था में, किसी भी हाल परिस्थिति में कभी भी रचयिता के अंतर्मन से वो अलग नहीं होता है। इसका कारण यह है कि राग प्रस्तुतिकरण में स्थूल रचना ही सौंदर्य सृष्टि है और यह क्रम सौंदर्य सृष्टा जो मतलब गायक या वादक है उससे संपूर्ण रूप से जुड़ा रहता है। अब राग प्रस्तुतिकरण में हम जो तत्व देखते हैं वो है एक नादात्मक, कालिक और लयात्मक है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि भारतीय रागों में मुख्यतः सौंदर्य बिंदु जो है वो 3 है। पहला श्रोताओं में उत्कंठा का निर्माण करना, दूसरा अपेक्षित अवसर बढ़ाना
तीसरा, उत्कंठा का विसर्जन करना। अंत में हम ये कह सकते हैं कि संगीत में सौंदर्यता जो है वो किसी एक बात से नहीं वरन अनेक बातों से मिलकर बनती है। संगीत में स्वरों का उतार चढ़ाव, ताल में वैविध्य और संतुलन, औचित्य, गमक, काकुभेद, लय भेद, आविर्भाव, तिरोभाव आदि का प्रस्तुतिकरण, ये सभी चीज़ें जो है संगीत में सौंदर्यवर्धन करते हैं। राग सौंदर्य असीमित है। कभी सौंदर्य तरंगे स्वर से प्रस्फुटित होती हैं तो कभी लय में, कभी गंभीर हो जाती हैं तो कभी वक्र, तो कभी सरल, कभी यथावत तो कभी रंगीन, तो कभी तेज तो कभी धीरे। इस प्रकार राग सौंदर्य एक महासागर की तरह है और श्रोता उसका तट है। अब सागर से उठती लहरें जो है वो आकर सागर तट को भिगोकर सरस कर जाती हैं और लहरें जो है वो स्वरूप बदलती रहती हैं, परंतु सब तट को सरोवर वो कर देती हैं और सरस बनाती हैं। और यही हम देखते हैं राग सौंदर्य का स्वरूप है। थैंक यू।